मैं आदित्य, आप सभी का आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं प्रकाशिकी का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है हम लोगों का कि निम्नलिखित में किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। निम्नलिखित में किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, इन तीनों दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा, सही होगा, अर्थात तीनों में। ठीक है, देखिए इसका दूसरा प्रश्न जो है कि अवतल दर्पण की आवर्धन होती है। अवतल दर्पण की आवर्धन होती है। दूसरा जो प्रश्न है क्या है, अवतल दर्पण की आवर्धन होती है। तो अवतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है, तो अवतल दर्पण की आवर्धन 1 से बड़ी होती है। अब देखिए, समतल दर्पण जो होती है, समतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है, तो समतल दर्पण की आवर्धन 1 के बराबर होती है और उत्तल दर्पण की आवर्धन जो होती है 1 से छोटी होती है। वहीं पे अगर हम लोग देखें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण की आवर्धन क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। तो आइए हम लोग इसका तीसरा प्रश्न जानते हैं। तो देखिए, इसका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। निम्नलिखित में किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में। अभी हम लोग तुरंत पहले देखें कि काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण तीनों दर्पण में बनता है, लेकिन वस्तु से बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में। अगर छोटा हम लोग से पूछे तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, और बराबर पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो समतल दर्पण में। तो हम लोग क्या जाने कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा किस दर्पण में बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। तो हम लोग जाने कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण को हम लोग द्रव में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है। यदि किसी दर्पण को हम लोग द्रव में जब डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है। तो देखिए, ये दर्पण जो होता है, दर्पण क्या होता है, तो ये अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर हम लोग क्या करें, द्रव में डुबाएं, तो द्रव में डुबाने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि हम लोग जब इसको द्रव में डुबाएंगे तो इसकी क्या होगी, फोकस दूरी समान रहती है, फोकस दूरी नहीं बदलती है। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए, पांचवा प्रश्न जो है, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं बदलता है। क्या क्वेश्चन है कि जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं बदलता है। तो देखिए, जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है तो उसका तरंगदैर्घ्य, चाल और आयाम जो होता है ये सब बदल जाता है। ठीक है, लेकिन बदलता कौन नहीं है, तो आवृत्ति। ठीक है,
कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा? सही होगा, आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए छठा जो प्रश्न है हम लोग का कि किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। तो समतल दर्पण की क्या होती है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए अब 7वां प्रश्न जो हम लोग से कहा जा रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष क्या कीजिए? अपवर्तनांक क्या होगा? ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखिए किसके सापेक्ष हम लोग से पूछा जा रहा है अपवर्तनांक? तो कांच के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। तो हम लोग क्या करेंगे? जल को ऊपर, जल का अपवर्तनांक ऊपर और कांच के अपवर्तनांक को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे। जिसके सापेक्ष पूछे उसे कहाँ लिखते हैं हम लोग? नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया हम लोग का? तो 4/3 दिया गया है। ठीक है, और किसका? कांच का 3/2 दिया गया है। तो जब इसको हम लोग पलटेंगे तो ये क्या होगा? 4 और 2 से हम लोग क्या होगा? गुना होगा। तो 4 दूनी ये कितनी हो जाएगी? 8, और ये जो होगा 3 3 गुना होगा तो 3 3 9, अर्थात 8/9 जो होगा इसका ऑप्शन सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन जो है हम लोग का कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर क्या होता है? चमकता है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो देखिए पानी के अंदर जो भी होता है, पानी के अंदर जो भी वस्तु होता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। किस कारण से दिखाई देता है? तो पानी के अंदर जो होता है, जो बुलबुला होता है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है सही है। ये किस कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए इसका 9 नंबर जो प्रश्न है, कहा जा रहा है कि जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य। तो देखिए जब प्रकाश क्या होगा? किसी कांच में जब प्रवेश करेगी तो प्रकाश जब कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है? तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो घट जाती है। उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य, उसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब प्रकाश क्या होती है? कांच में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो घट जाती है। तो देखिए 10 नंबर जो हम लोग क्वेश्चन है कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो क्रांति कोण होता कब है? देखिए जब प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जाता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और अपवर्तन कितना पहुँचे? तो 90 डिग्री पर, तो इसके जो संगत आपतन कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कितना पहुँचना चाहिए? तो 90 डिग्री पर, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा? सही होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 11 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। तो देखिए क्रांति कोण जो होता है अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। क्रांति कोण किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। किस तरह का अपवर्तनांक पर? तो देखिए साइन इनवर्स 1/म्यू, अर्थात अगर म्यू बढ़ता है तो क्या होगा? उसका क्रांति कोण घटेगा, और म्यू घटता है तो क्रांति कोण बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या होगा कि म्यू बढ़ेगा तो क्रांति कोण घटेगा, और घटेगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो हम लोग से कहा जा रहा है कांच से वायु में, दूसरा ऑप्शन है हीरा से वायु में, तीसरा कांच से पानी में, और डी नंबर जो हम लोग से क्वेश्चन कहा जा रहा है पानी से कहाँ पे? वायु में। ठीक है, तो हम लोग से क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्रांति कोण अधिकतम होगी। कब अधिकतम होगी? तो जब प्रकाश जो होगा कहाँ से कहाँ जाएगा?
कांच से पानी में जाएगा, तब क्या होगा, इसका क्रांति कोण अधिकतम होगी। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए इसका 12 नंबर जो प्रश्न है कि यदि कांच वायु का क्रांति कोण कितना हो, थीटा हो, कितना हो, थीटा हो, यहाँ पे थीटा लिख लीजिएगा। यदि कांच वायु का क्रांति कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगी। यदि कांच वायु का क्रांति कोण कितना हो, थीटा हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन हम लोगों का है कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन है साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का कोसेक थीटा और चौथा ऑप्शन हम लोगों का क्या, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा हम लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि कांच वायु का क्रांति कोण कितना दिया गया है तो थीटा दिया गया है। तो क्रांति कोण थीटा, और थीटा बराबर हम लोग का जानते हैं तो साइन इनवर्स 1/म्यू। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तन किसका, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, अर्थात म्यू क्या होगा। तो साइन को जब हम लोग इधर लाएंगे तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1/म्यू। तो म्यू को जब हम लोग पलटेंगे यहाँ पे तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/साइन थीटा, और 1/साइन थीटा क्या होता है तो कोसेक थीटा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग का जो है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो ये खगोलीय पिंडों को दूरी मापने वाला एक क्या होता है, इससे खगोलीय पिंडों का दूरी मापा जाता है। अर्थात प्रकाश वर्ष है क्या, तो दूरी का मापता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या करते हैं, दूरी को मापते हैं। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 14 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश तंतु के केंद्रीय भाग को डैश कहते हैं। जो प्रकाश तंतु होता है क्या होता है, तो इसके केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, कांच के एक आवरण से ढका हुआ रहता है और इसके बाद इस पर एक खोल चढ़ाया रहता है। ठीक है, इसके बाद ऊपर से क्या चढ़ाया रहता है, खोल। तो केंद्रीय भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, और इसके बाह्य जो आवरण होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है लिखा गया है खोल, दूसरा क्रोड, और सी में लिखा गया क्लैडिंग, और डी में हम लोग का ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए कि क्षमता की बीमा होती है। ठीक है, क्षमता की बीमा होती है, पहला एल, दूसरा का L⁻⁻1, तीसरा Lm के पावर -1, और डी जो ऑप्शन हम लोग से कहा जा रहा है कि इनमें कोई नहीं। तो देखिए तो क्षमता का हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, तो बीमा पूछा जा रहा है। तो क्षमता की बीमा क्या होता है, तो देखिए क्षमता को हम लोग परिभाषित करते हैं कैसे, तो 1/फोकस दूरी से। ठीक है, और फोकस दूरी क्या है, एक तरह की दूरी है, और दूरी का बीमा क्या होता है, तो एल होता है। दूरी का बीमा क्या होता है, एल, और एल का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो एक एल है कहाँ पे, तो नीचे है। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, L के पावर -1 हो जाएगा, अर्थात इसकी बीमा क्या होगी, L के पावर -1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ठीक है, तो आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए 16 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किस रंग का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए वो है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा नीला, चौथा बैगनी दिया गया है। तो क्रांति कोण किस रंग का अधिक होता है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। क्रांति कोण डिपेंड कैसे किस पर करता है, तो म्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रांति कोण किस पर निर्भर करता है, तो म्यू पर। और होता क्या है कि अगर म्यू बढ़ता है तो क्या होगा, आईसी घटेगा, और म्यू घटता है तो आईसी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए जो बैगनी रंग जो होता है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण उसका क्रांति कोण सबसे क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अभी हम लोग जाने कि जिसका अपवर्तनांक बढ़ेगा उसका क्रांति कोण क्या होगा, घटेगा, और जिसका घटेगा उसका सबसे क्रांति कोण बढ़ेगा। तो लाल रंग का क्रांति कोण सबसे क्या होगा, अधिक होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसमें सही होगा। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि आपतित प्रकाश को नियत रखते हुए समतल दर्पण को अगर हम लोग थीटा कोण से घुमा देते हैं
घुमा देते हैं तो परावर्तन क्या होता है? तो पहला ऑप्शन हम लोग का थीटा कोण पर हो जाता है, दूसरा का 2 थीटा कोण पर, तीसरा 3 थीटा कोण पर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका सही होगा। ठीक है। आपतित प्रकाश को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा कोण से जब हम लोग घुमा देते हैं तो परावर्तन होगा। तो परावर्तन कितना कोण से होगा? 2 थीटा कोण से। आइए इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग से कि अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? ऑप्शन जो ए जो है हम लोगों का, पहला ऑप्शन है न्यूटन नामक वैज्ञानिक, दूसरा स्नेल नामक वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन है हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने, और जो चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए जो हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं तो इसमें अपवर्तन में हम लोग जानते हैं कि क्या है? तो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के अपवर्तन के नियम को दिया था। ठीक है। स्नेल के नियम भी हम लोग इस अपवर्तन के नियम को हम लोग कहते हैं। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि जो क्या है अपवर्तन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। तो इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं कि एक वस्तु से 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होता है। तो देखिए कोई क्या है? तो समतल दर्पण है, और दो समतल दर्पण से हम लोग का अगर 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो उसे किस कोण पर झुकाकर हम लोग को रखना होगा? तो देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि थीटा कोण पर रखते हैं तो हम लोग इसका सूत्र जानते हैं कि 360 बटे क्या होता है? थीटा। अर्थात थीटा की जगह पर हम कितना रखेंगे? अगर 120 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा? 360 बटे 120, अर्थात इसका कैंसिल जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा? इसका 3 आंसर हो जाएगा। अर्थात हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसमें क्या होगा? सही होगा। ठीक है। इसका अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो क्या है? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर पहला जो है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, दूसरा दर्पण के पीछे, तीसरा फोकस दूरी के फोकस तथा ध्रुव के बीच, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए तो जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, जो समतल क्या है अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण के ध्रुव और किसके बीच? फोकस के बीच जब हम लोग वस्तु को रखते हैं तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा हम लोग का? सही होगा, दर्पण के पीछे। ठीक है। तो इसका अगला प्रश्न है कि आगरे की किले में कौन सा दर्पण लगा हुआ है? तो आगरे के किले में कौन सा दर्पण लगा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी अवतल दर्पण, और डी जो है इसमें इनमें कोई नहीं। तो आगरे की जो किले हैं, आगरे के किले में हम लोग कौन सा दर्पण लगा हुआ है? तो आगरे के किले में उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है। तो इसका अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है? तो किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है? तो इसे ठीक पहले ही हम लोग देख चुके थे, समतल दर्पण में। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है कांच वायु का क्रांति कोण होती है? तो कांच वायु का क्रांति कोण कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 43 डिग्री, दूसरा 49 डिग्री, और तीसरा है 63 डिग्री, और चौथा है इनमें कोई नहीं। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा? सही होगा, 43 डिग्री, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 42 डिग्री। ठीक है। इसका अगला प्रश्न है हम लोगों का कि हीरा का क्रांति कोण होती है? तो एक बात समझिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 या 2.42 या 2 कितना होता है? इसका अपवर्तनांक 5 होता है। ठीक है। तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.5, 2.42, 2.4, और हम लोग से पूछा क्या जा रहा है कि हीरा का क्रांति कोण होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें 20 डिग्री, दूसरा है 24 डिग्री, तीसरा 29 डिग्री, और इनमें कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हम लोग क्या होगा? बी जो होगा क्या होगा? सही हो जाएगा। इसका अपवर्तनांक 2.4, इस कारण इसका क्रांति कोण भी क्या होती है? 24 डिग्री होती है। ठीक है। और अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो देखिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है अपवर्तन, दूसरा का परावर्तन, तीसरा का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश तंतु होता क्या है, तो एक प्रकार की युक्ति होती है और ये युक्ति किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।